Na2PbOH होल 4, ये कंपाउंड मिलेगा अपने अपने को, ठीक है। फिर PbSO4 प्लस अमोनियम एसिटेट गिव सी प्लस। अमोनियम एसिटेट में अगर बात करें सी के बारे में, देन दिस सी इज लेड एसिटेट, लेड एसिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए अपने पास क्या था, PbCrO4, ए था PbCrO4, बी था Na2PbOH होल 4, है ना, और सी था PbCH3CO होल ट्वाइस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू, है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड सोल्व करते हैं। असेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, क्वेश्चन दे रखा है स्टेटमेंट वन, अमोंग NiCl4-2, ऊपर चार्ज है वैसे, NiCN4 पे चार्ज -2, NiCO4 एंड CH4 द sp2 हाइब्रिड स्पीसीज आर 3, है ना। इन्हें बोला है कि sp2 हाइब्रिड स्पीसीज कितनी है बताओ, 3 है। तो इनमें सब में अपन को क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें NiCl4, NiCN होल 4, है ना, में तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें इन दोनों दोनों में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें sp3 है, बट NiCO होल 4 में, किसमें बताओ, NiCO होल 4 में हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। कौन सा है, DsP2, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, 3 है ना, इसमें से sp3 हाइब्रिड। स्टेटमेंट 2 है, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक पेयर अमोंग SN एंड SnO2, ठीक है। एम्फोटेरिक है, चलो ठीक है। फिर है Pb और PbO2, चलो एम्फोटेरिक है, बट GeO एंड GeO2 जर्मेनियम क्या होता है, एसिडिक होता है। ये क्या होता है बताओ, एसिडिक इन नेचर होता है। इसकी नेचर एसिडिक है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट क्या है बताओ, इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से ऐसे ऐसे रीजनिंग पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, ऐसा 4, XF4, NiCl4-2, PtCl4-2, PtCN4-2, NiCN whole 4-2, SCF4, देर आर थ्री टेट्राहेड्रल स्पीसीज। कितने बोल रहे हैं, थ्री टेट्राहेड्रल स्पीसीज। पहली बात करते हैं SF4 में, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी अगर तुम बताओ तो, क्या स्ट्रक्चर होगी बताओ, सीसा। क्या स्ट्रक्चर होगी, सीसा, यस नो। फिर है XF4, XF4 के बारे में अगर हम पता है अपन को, स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर। क्या स्ट्रक्चर होगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होगी ना। फिर PtCl4, क्या चीज बताओ, PtCl4-2, इसकी भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं इसमें सारे लिगेंड, ये स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर PtCN4 में भी सेम स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर है SCF4, ये सल्फर की तरह ही हो जाएगा, सीसा, है ना। तो अगला तो बोला था तीन टेट्राहेड्रल स्पीसीज है, तीन तो है ही नहीं। ये सीसा, ये स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिड है ना। ये स्क्वायर प्लेनर है। फिर PtCN4, ये भी स्क्वायर प्लेनर है। फिर NiCN4 होल 4, NiCN होल 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, है ना। और फिर क्या है, SCF4 सीसो हो जाएगी। तो इसमें अपने पास टेट्राहेड्रल तो एक ही है ये, मतलब तो ये स्टेटमेंट तो क्या है बताओ, गलत है ना। जैसे NiCN होल 4 के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं ना अपन, कि sp3 होगा कि नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, रोंग है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट टू, अमोंग थ्री पेयर्स NiCN CO होल 4, है ना। इसमें देख सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन। फिर NiCl4, 4 है यहाँ पे, चार्ज -2, है ना। एंड NiCN होल 4 -2, ओनली टू मैग्नेटिक, ओनली टू डायमैग्नेटिक बोल रहा है। देखो पहला है ना, इनमें अलग से मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट टू में,
पहला इन्होंने दिया है NiCO4। इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो क्या क्या आएगा, डायमैग्नेटिक। क्या आएगा, डायमैग्नेटिक। फिर NiCl4 -2। इसको अगर सोल्व करेंगे तो वीक फील्ड लिगेंड है, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा ये। किसकी वजह से, वीक फील्ड लिगेंड की वजह से पैरामैग्नेटिक। फिर है NiCN4। -2 चार्ज। ये क्या आ जाएगा बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से अगेन डायमैग्नेटिक। तो कितने, दो है डायमैग्नेटिक। कितने डायमैग्नेटिक, दो। तो ये बोल रहा है थ्री पेयर से अपने पास, थ्री पेयर किस किस के पता है। तो इनमें अलग अलग तीन तीन पेयर है, और इनमें ओनली टू पेयर्स है ना, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है ना, ओनली टू पेयर्स आर डायमैग्नेटिक। क्या बोला इन्होंने, ओनली टू पेयर्स आर, बोला दो ही पेयर डायमैग्नेटिक है। ये सुनो, बट बीच में ये जो आ गया NiCl4, ये क्या पैरामैग्नेटिक है क्या, क्या बताओ, पैरामैग्नेटिक है। पहला जो पेयर था पता क्या है, NiCO4 और NiCl4 था पेयर, पेयर है ना। दूसरा था, मतलब पहला पेयर ये था, दूसरा पेयर ये है ना, और तीसरा पेयर ये। चेक कर सकते हो ना इनमें, इनमें एक डायमैग्नेटिक एक मतलब पैरामैग्नेटिक है। इसमें ये डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है, मतलब अलग अलग आ गया ना। एक ही पेयर है जिसमें दोनों डायमैग्नेटिक है, ये दो बोल दिया तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MnO4 होल, पता है क्वेश्चन क्या है, MnO4 होल 4 -2 की एसिडिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट होता है। तो एसिडिक मीडियम में अगर हम बात करें, ये किस में कन्वर्ट होगा बताओ, के एम एन ओ फोर प्लस क्या बना देगा, MnO2। क्या बना देगा, MnO2। ये बनाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, चार ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से एक ऑप्शन में ये था। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, है ना। बोला कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बोला आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है ना, तो ये तो पंगा कर दिया, मतलब ये थोड़ी होगा, मतलब ये सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होती है, बढ़ती है। और एक टॉप टू बॉटम आने पर घटती है। तो फ्लोरीन का कम कैसे हो सकता है इसमें, तो चांस ही नहीं है, तो ये गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बेसिक नेचर। तो यहाँ अगर हम बात करें, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम, सोडियम बाद पोटेशियम आएगा नीचे, और एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम आएगा। और ये चार ही दे रखा है ना। इनमें ये सबसे अच्छा बेस होगा, ये कम बेस होगा, इधर से इधर जाने पर एसिड होता है, बेस घटता है। बेस सबसे अच्छा बेस क्या होगा, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर बेस अच्छा होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर बेस रिड्यूस होता है। सबसे घटिया बेस एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, है ना, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, यही ऑर्डर दे रखा है। दिस मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हाँ। नेक्स्ट है KNaAl एंड Mg, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी है। लेफ्ट से राइट देख सकते हैं क्या, मतलब टॉप टू बॉटम जाने में मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है, मतलब ये तो इन्होंने गलत दे दिया। सॉरी, टॉप टू बॉटम जाने पर तो बढ़ती है, चलो ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगी, रिड्यूस होगी, है ना। तो ये उन्होंने ऑर्डर गलत दे दिया, लेफ्ट टू राइट दिया ही नहीं है। फिर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन सल्फर का ज्यादा होगा फॉस्फोरस से। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, मतलब करेक्ट कौन सा आ जाएगा, 2 एंड 4, कौन होगा, 2 एंड 4। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है पीबीओ एंड पीबीओ टू क्या होता है? अभी बात किया एम्फोटेरिक है, चलो ठीक है। एसएनओ और एसएनओ टू एम्फोटेरिक होता है, बट जी क्या होते हैं? ये दोनों एसिडिक होते हैं। क्या नेचर होती है इनकी? एसिडिक। फिर AlCl3 BH3 BeH2 एंड NO2 ऑल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो सबका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देख सकते हो। एल्यूमिनियम के पास तीन ही बॉन्ड है, बोरोन तीन, बेरिलियम दो बना रहा है। NO2 अगर देखो स्ट्रक्चर, तो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होगी, एक इलेक्ट्रॉन यूं ही रह जाएगा, तो ऑक्टेट क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। तो दूसरा तो सही है, बट पहला गलत है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है 14 ग्राम कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस HCl, विथ एक्सेस HCl। कैल्शियम को रिएक्ट कराया किसके साथ? एक्सेस ऑफ HCl के साथ। सिंपल सी रिएक्शन है, क्या हो जाएगा? CaCl2 प्लस क्या बना देगा? ये H2, ये गैस होगा। CaCl2 क्या होगा? सॉलिड। HCl गैस होगा, और कैल्शियम क्या होगा? सॉलिड। 14 ग्राम को बर्न कर रहे हैं, और प्रेशर वो दे रखा है STP वाला। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताया ना? तो इसमें अगर हम बात करें, कैल्शियम का मोल मोल कितना हो जाएगा? 14 डिवाइड बाई मोलर मास 40, तो इसका मोल हो जाएगा 0.35। कितना? 0.35। तो बाकी अपन मोल निकाल सकते हैं, तो यहाँ से H2 का कितना मोल आएगा बताओ? मोल ऑफ H2 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0.35। तो STP कंडीशन पे अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 22.4। 1 लीटर 1 मोल का होता है, तो 0.35 मोल का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 7.84 लीटर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन चेक करते हैं। 0.35 मोल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल। लिमिटेड होता तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लिमिटेड है तभी तो ये H2 उतना ही बन रहा है ना। ठीक है, इसके बारे में बात करें, ऑब्वियसली इसको एक्सेस में दिया है, तो ये लिमिटेड हो जाएगा। तो ये तो इन्होंने तो कुछ इतना काम का स्टेटमेंट नहीं पूछा वैसे। फिर 33.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस्ड, CaCl2 इज प्रोड्यूस्ड। तो CaCl2 का मोल तो 0.35 है ना, सबका ही 0.35 होगा अगर ये खत्म होगा तो इसका वेट कितना आ जाएगा? CaCl2 का वेट क्या आएगा? इसका मोलर मास विच इज 111 इंटू मोल कितना है? 0.35। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38.85 ग्राम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बताओ? रॉन्ग हो गया। कौन सा? थर्ड नंबर। फिर इतना तो वो वॉल्यूम निकाला अभी अपन ने, तो वैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 3। तो अपने लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है 80 ml अननोन गैसेस हाइड्रोकार्बन स्पार्क्ड इन presence ऑफ दिस ml ऑफ O2। ठीक है। आफ्टर कंप्लीट कंबशन गैसेस मिक्सर कूल डाउन टू 278 Kelvin एंड 1 atm, देन इट्स वॉल्यूम इक्वल टू दिस मच, राइट? तो एक अपने पास हाइड्रोकार्बन है CXHY का, हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसको O2 के साथ बर्न कर रहे हैं। किसके साथ बर्न कर रहे हैं? O2। बैलेंस रिएक्शन लिख दें क्या? क्या हो जाएगा बैलेंस रिएक्शन? X + Y/4। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? X मोल CO2 गैसेस होगा, प्लस Y/2 क्या हो जाएगा? मोल ऑफ लिक्विड। बन गया। यहां से इसको सोल्व करते हैं। अब अपन बात करते हैं इसका कितना, हाइड्रोकार्बन का इन्होंने कितना ml लिया था? 80। और ऑक्सीजन का कितना लिया? 264। वॉल्यूम को ही हमारे मोल मान लेते हैं। ठीक है। अगर इसका 80 मोल जाएगा तो
ये 80 जाएगा तो ऑक्सीजन का कितना जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। कितना चला जाएगा, 264 माइनस 80 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। इसका चला जाएगा। CO2 का कितना बनेगा, 80 इंटू एक्स। और ये तो वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, लिक्विड है ना पहले से ऑलरेडी। तो अपन देखते हैं, जो 224 रिड्यूस हो रहा है मोल वॉल्यूम, वो किसकी वजह से होगा। फाइनल बचेगा, मतलब पहले था उसकी रिड्यूस टू, मतलब पहले इतना था, अब रिड्यूस टू कितना हो गया, मतलब जो प्रेजेंट है, टोटल प्रेजेंट वॉल्यूम है प्लस 80x इज इक्वल्स टू कितना है, 224। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अपन। जब सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल सी 2 आ जाएगी इसमें। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब फिर CO2 का वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है। KOH से पास कराने के बाद 64 ml बचता है, मतलब CO2 का तो खत्म हो गया, बाकी क्या बचेगा, O2 बचेगा फिर, और तो कुछ है ही नहीं। तो 264 माइनस 80 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 64। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा अपने पास, C2H2। क्या हो जाएगा बोलो, C2H2। C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ गैस अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेस, है ना। और इसमें क्या बताना अपन को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम। वर्क डन गैस का मैक्सिमम कब हो, जिसमें एरिया मैक्सिमम हो, जिसमें एरिया मैक्सिमम हो। और एरिया के बारे में अगर हम बात करें इसमें मैक्सिमम, तो एरिया मैक्सिमम किस में हो जाएगा बताओ। इसमें तो केवल इतना ही एरिया आएगा, इसमें क्लोज पाथ इतना ही आएगा, इसमें तो जीरो है, तो इसमें सबसे सीधा सा दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा एरिया आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है, टू सॉल्यूशन ऑफ PQ एंड PQ2 रेस्पेक्टिवली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूड, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन आयनाइजेबल, मतलब I1 है कंटेनिंग 1 ग्राम सॉल्यूट इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, के भी दे रखा है अगले ने। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दिस एंड दिस। दोनों का मोलर मास निकालना है अपन को, राइट। अब उनको पता है डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू एम होता है। डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू एम होता है। I KB इंटू एम होगा। I का तो इसमें लेना देना नहीं है। ठीक है, अब पहला का दे रखा है डेल्टा TB 1.7176 इक्वल्स टू KB कितना दे रखा है, 5। मोललिटी निकालनी है। मोललिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 ग्राम सॉल्यूट इन, सॉल्यूट का 1 ग्राम है डिवाइड बाई मोलर मास पहले का, है ना। और ये मोललिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 ग्राम में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। 50 ग्राम है, 1 नहीं। 1 ग्राम तो सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का था, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरे इसके लिए देखते हैं अपन। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू दे रखी है डेल्टा TB 0.689 इजगल्स टू 5 डिवाइड बाई मोलर मास M2 हो जाएगा, मास तो सबका एक ही है। और ये 1000 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तुम सोल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास M1 और M2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से सोल्व करोगे तो M1 वुड बी कितना, 85.03, और M2 वुड बी कितना, 145.13। तो M1 बताओ मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ P प्लस मोलर मास ऑफ Q। और M2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ P प्लस मोलर मास ऑफ 2 इंटू Q। ये होगा ना। तो तुम P और Q का सीधा सोल्व कर लो, तो एक का आएगा 60, जिसे Q का वैल्यू आ जाएगा 60, है ना। और P का वैल्यू कितना आएगा, 25।
कितना? 25। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सीधा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड पे। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन A2 plus B2 at 500 Kelvin gives to AB, log K वैल्यू दे रखी है और इसको अपन को सोल्व करना है। क्या करना है बताओ, इसे सोल्व करना है। log K की, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। तो डेल्टा एच निकाल सकते हो क्या? डेल्टा एच क्या होगा इसमें? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है बताओ? AB। तो क्या होगा? मोल 2 है और AB का वैल्यू कितना दे रखा है डेल्टा एफ का? बस 32 माइनस क्या होगा? A2 × V2 का मोल तो बराबर दे रखा है, तो माइनस क्या होगा? 6 + x। यही दे रखा है, अगले वैल्यू दे रखी है, देख सकते हो ना। फिर डेल्टा एस क्या होगा इसका? वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो क्या हो? 2 × प्रोडक्ट दैट इज AB, 240 माइनस रिएक्टेंट क्या है? मोल तो बराबर है, तो दोनों का ऐड कर दो। डेल्टा एस जस्ट 224 + 238, है ना। अब अपन को पता है डेल्टा जी इजक्वल्स टू क्या होता है। मतलब यहां से अब तुम डेल्टा एच को सोल्व करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 58 माइनस एक्स। और एंट्रोपी को सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 18। अब तुम्हें पता है डेल्टा जी नॉट इजक्वल्स टू होता है माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। और ये क्या हो जाएगा? माइनस आर की वैल्यू कितनी रख दो? 8.314। टेम्परेचर दे रखा है 500। इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.303 लॉग के, है ना। और लॉग के की वैल्यू दे रखी है 2.2। यस और नो? तो ये डेल्टा जी नोट कितना आ जाएगा? -21.06। ये जूल में आएगा, किलो जूल में बदल दिया है मैंने जस्ट। अब तुम्हें पता है डेल्टा जी इजकल्स टू, डेल्टा जी नोट इजकल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यही होगा ना? नोट है तो यहां से यही तो अननोन है अपने पास, बाकी सारी चीज नोन है। तो इसको वैल्यू को पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70.06 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 70। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70। चले नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन चलते हैं। Electric discharge tube. Next, electric discharge tube is passed through the H2H gas. H2 dissociate into H atom and energetically excite atom emit discrete frequency. Excited atom, discrete frequency. ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड बाल्मर लाइन। देखो मतलब इसमें क्या है, इस स्टेटमेंट के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट कि एटम क्या है कि पहले तोड़ोगे तो एनर्जी गेन करेगा। लोअर एनर्जी से कहाँ जाएगा बताओ? हायर एनर्जी, मींस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। यहां जाने के बाद ये हाई एनर्जी है इसके पास, तो अब ये क्या करेगा? लोअर एनर्जी में जाएगा बाई एमिटिंग एनर्जी। एनर्जी को क्या करेगा बताओ? ये एमिट करके लोअर एनर्जी में जाएगा, है ना। नेक्स्ट है सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड बाल्मर लाइन ऑफ He प्लस इज इक्वल टू फर्स्ट लाइमन सीरीज ऑफ H एटम। ये अपन फॉर्मूला जानते हैं, अपन को लेमडा की वैल्यू पता है। बाल्मर सीरीज सीधा सा होता है 1/लेमडा इक्वल्स टू R Z² 1/N1² -1/N2²। तुम इसको सोल्व करोगे ना, जेड का वैल्यू ये, है ना। बाल्मर में क्या सेकंड है तो यहाँ He 2 होता है, तो Z², 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे N² आएगा तो ना वो कट जाएगा सीधा सीधा। तो हाइड्रोजन के बराबर ही वैल्यू हो जाएगी दोनों केस में। ठीक है क्या? तो ये दोनों ना स्टेटमेंट करेक्ट है, तुम एक बार इसको सोल्व भी कर सकते हो, है ना। तो ये हाई एनर्जी वाला समझ आया। फिर ये अपने रीड बैक का लगाया 1/लेमडा इक्वल्स टू RZ² 1/N1² नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और बताना है रिएक्टेंट क्या हो सकता है। तो देखो रिएक्टेंट इसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, ये था पाई बॉन्ड था इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें रिएक्टेंट क्या हो जाएगा?
दोनों दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर है, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स रहती है इनमें ना, मतलब जैसे मान लो कि इसमें किस किस टाइप से रिएक्टेंट ए आ सकता है, क्या चीज। अच्छा, इसमें अपने को दो प्रोडक्ट दे रखे हैं। क्या दे रखा है? दो प्रोडक्ट। और कार्बोक्सिलिक एसिड अपन को पता है। देखो, इससे अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है ना, डबल बॉन्ड को कट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा देता है। तो अगर इसको अपन इसको ये लिया, क्या तुम इस पाई बॉन्ड को कट करोगे, दोनों साइड कार्बोक्सिलिक बनाओगे, एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक, इधर भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, इधर भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, और इधर भी क्या बनेगा बताओ, कार्बोक्सिलिक। यस और नो? और H2 और Pt के साथ करोगे, दोनों पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, तो एक्चुअल में रिएक्टेंट एक्स क्या रहा होगा बताओ? दिस विल बी आर रिएक्टेंट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड पी। कंपाउंड पी व्हेन pass on from ammonia and heating gives compound key Q, which is further treated with KOH Br2, gives compound R with molecular formula this, then find the correct structure of P, Q and R, है ना? P, Q एंड R की अपन को क्या बतानी है, स्ट्रक्चर बतानी है। अगर P, कंपाउंड P एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, किससे पास कराएं अपन, अमोनिया से, हीटिंग के साथ। अपन को पता है हीट करते क्या बन जाते हैं, एमाइड। मतलब देखो ना, ये सीधा हिंट दे रखा है, KOH और NaOH देता है ना, KOH और Br2। इसका मतलब होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। ठीक है, इसमें Br2 और KOH डालेंगे अपन। Br2 और KOH डालेंगे तो क्या होगा बताओ? ये CO खत्म हो जाएगा, कार्बन रिड्यूस हो जाता है, और क्या बन जाएगा अपने पास, एनिलीन। कंपाउंड पी ये हो गया, NH3 के साथ हीट किया तो Q हो गया, और ये R हो गया। तो PQR क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड और एंड एनिलीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, पहले। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एन एल्कीन पी गिव्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्यू विथ which further react with ammonium and gives R. R react with NaNO2 and HCl। NaNO2 है ना ये, NaNO2 and HCl followed by hydrolysis gives S। तो अपन को सबकी स्ट्रक्चर बतानी है। कंपाउंड पी है, C4H8, मतलब एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पाई बॉन्ड लेते हैं पहले। ये ऑप्टिकल एक्टिव एन एन एल्कीन, क्या चीज, एन एल्कीन गिव्स ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट क्यू ना। इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट ये थोड़ा आधा है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा ये, ऑप्टिकल एक्टिव, Cl अटैच हो जाएगा इसे, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है। बोल रहा फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल CS पे अटैक करेगा, और Cl चला जाएगा, NH2 बन जाएगा, ये सुनो। फिर फिर किसके साथ रिएक्शन करें, NaNO2 प्लस HCl, एक्वस रहता है ना, ये N2+1 चला जाता है, N2+1 के उड़ जाता है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, और उस पर कौन आ जाता है, OH, है ना? तो अपने पास ये तो क्या हो गया बताओ, P। दिस इज आर P। फिर ये क्या है बताओ, Q। फिर ये क्या है, R। और ये क्या है बताओ, S। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन आर एसेंशियल अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन एंड, ट्रिप्टोफैन की स्पेलिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे? जिसमें ना, इसके बारे में अपन क्लास में डिस्कस करते ही हैं कि ये जो अमाइनो एसिड है, इनकी सबकी तुम्हें स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ट्रिप्टोफैन की क्या आनी चाहिए तुम्हें बताओ, स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो ट्रिप्टोफैन की स्ट्रक्चर क्या होगी?
ट्रिप्टो ट्रिप्टोफैन की स्ट्रक्चर होगी ये, NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 और कार्बोक्सिल एसिड। दिस इज ट्रिप्टोफैन, ठीक है। दिस इज ट्रिप्टोफैन। फिर बात करते हैं आर्जिनिन। तो आर्जिनिन क्या है? आर्जिनिन है ये। इसमें बीच में कितने कार्बन होते हैं बताओ? 3। और फिर क्या होता है इसमें? ग्वानिडीन। ये आर्जिनिन है। क्या बताओ? आर्जिनिन याद कर पाओगे? अरे बाकी अगली शिफ्ट है, उन बच्चों का भी ये पेपर आ सकता है, इनके बारे में वो पूछ सकता है ट्रिप्टोफैन की। तुम्हें स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ये ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? आर्जिनिन। आर्जिनिन अर्ज किया किससे? ग्वानिडीन। एजी ग्वानिडीन जैसी स्ट्रक्चर होगी उसमें, और बीच में 3 कार्बन होंगे। कितने कार्बन बताओ इसे? मतलब 3 कार्बन है टोटल, याद रखना। इसमें बीच में कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन है। बीच में 3 कार्बन इस टाइप से, ठीक है। ये अर्जिनिन की स्ट्रक्चर होगी। ग्लाइसिन हैज नॉन काइरल सेंटर। ग्लाइसिन क्या हो जाएगा बताओ? NH2, CH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज ग्लाइसिन। प्रोलीन क्या चीज बताओ? प्रोलीन बता पाओगे स्ट्रक्चर प्रोलीन की? प्रोलीन, प्रोलीन क्या हो जाएगा? 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग प्रोलीन की स्ट्रक्चर। प्रोलीन की स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। दिस इज प्रोलीन। प्रोलीन है 6 मेंबर रिंग, ये तो गलत बोल दिया इन्होंने। ग्लाइसिन के पास कोई काइरल सेंटर नहीं होता, ठीक है। तो सी, सी ऑप्शन तो, सी स्टेटमेंट क्या है बताओ? गलत है। फिर इन्होंने स्ट्रक्चर किसकी बोली है? सिस्टीन की। किसकी स्ट्रक्चर? सिस्टीन की। सिस्टीन की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो सिस्टीन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? एक कार्बन और इतना पार्ट एक्स्ट्रा आता है, कार्बन और सल्फर, सिस्टीन होता है। माइनस से सल्फर आइटम होता है इसके पास, है ना। तो A B D क्या क्या करेक्ट है बताओ? A B and D आर करेक्ट। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है प्रोपेनल एंड प्रोपेनारा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल क्या होगा? CH3, CH2। ये प्रोपेनल हो गया। प्रोपेनॉन क्या हो जाएगा बताओ? बीच में C डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। दिस इज प्रोपेनॉन। दिस इज प्रोपेनल। ठीक है, एक प्रोपेनल बना दिया और एक प्रोपेनॉन बना दिया अपन ने। फंक्शनल ग्रुप है, यस, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ऑप्शन ए ठीक है। फिर इथोक्सी इथेन एंड मिथोक्सी मिथेन आर मेटामर। इथोक्सी इथेन एंड मिथोक्सी प्रोपेन। ए सही है। फिर बी भी ठीक है। ये क्या है बताओ? मेटामर है ना, क्योंकि कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड एटम अलग अलग हो जाना। सी है, सी में बात करते हैं। सी है ब्यूटी, ब्यूट टू इन। ये ब्यूटीन जे ही तो शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का शो करने का कोई चांस नहीं है। फिर ब्यूटुइन एंड ब्यूटबेनिन आर फंक्शनल आइसोमर, नहीं पोजीशन आइसोमर है। फिर पेंटेन, फिर ई ऑप्शन क्या है? पेंटेन, पेंटेन हो गया। एंड टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन और चेन आइसोमर, यस ये चेन आइसोमर है। तो करेक्ट क्या हो गया बताओ? अपने पास एक तो करेक्ट ई हो गया, फिर करेक्ट बी हो जाएगा, करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इन कैरिस मेथड दिस मच ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक compound gave this 1.2 gram of barium sulfate and percentage of sulfur
ठीक है, परसेंटेज ऑफ सल्फर बताना है। किसका बताना है? परसेंटेज ऑफ सल्फर बताना है। सल्फर का परसेंटेज, अब सल्फर किस में गया? बेरियम सल्फेट में गया अपने पास। और तो बेरियम सल्फेट का जितना मोल होगा डिवाइड बाई इसका मोलर मास, कितना होगा? 233। ये सुनो, 1 मिनट। 0.75 इसका वेट नहीं है, किसका वेट है? बेरियम का वेट दिया है, मतलब 1.2 ग्राम, है ना, डिवाइड बाई इसका मोल। इतना जितना बेरियम का, जितना बेरियम सल्फेट का मोल होगा उतना ही सल्फर का मोल होगा। यस और नो? तो सल्फर का मोल आ गया। अब सल्फर का वेट क्या हो जाएगा? सल्फर 1 है, तो ये मोल है, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कितना मोलर मास होता है इसका? 32, डिवाइड बाई कंपाउंड का वेट कितना होगा बताओ? 0.75 इंटू 100, है ना। तो ये वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी पता है? 21.97%। तो ऊपर क्या होगा? सल्फर का वेट, ऊपर सल्फर का वेट डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा? कंपाउंड का वेट इंटू 100। ये किया जस्ट अपन ने कैरियस मेथड में। ज्यादा याद करने की कोई जरूरी नहीं है इसमें कैरियस मेथड में। नेक्स्ट है, ए कंपाउंड गिव positive iodoform test but negative tolerance test. Acidic hydrolysis of A gives product P which gives positive tolerance test and also positive iodoform test. कंपाउंड ए क्या हो सकता है जो टॉलेंस टेस्ट दे? क्या दे बताओ? आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट तो ये देंगे, ये नहीं देगा खाली। तो ए 1 2 4 सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, बट नो नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देने चाहिए। नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट, नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फिर नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट। तो ये वैसे नेगेटिव एलडीआई, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव टॉलेंस देगा, तो ये तो वैसे अपन कट कर दिया। इनमें देखेंगे कि कौन सा नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट दे देगा। ये 1 2 4 सारे नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देंगे, बट इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पॉजिटिव टेस्ट मिलना चाहिए। कौन सा? टॉलेंस टेस्ट। तो हाइड्रोलिसिस इसका करोगे ना, तो इधर OH और इधर OH, एक कार्बन पे OH तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बिकॉज दोनों साइड कार्बन है तो कीटोन बनेगा, ये नहीं देगा। इसमें दोनों मतलब एक साइड कार्बन और एक साइड H, तो ये डबल बॉन्ड में जैसे कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड। और इसका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है, ईथर है, मतलब अल्कोहल वगैरह बनेगा, तो अल्कोहल का टोलेंस से मतलब ही नहीं है। तो टोलेंस टेस्ट क्या देगा? कौन देगा बताओ? सेकंड ही देगा, बिकॉज तुम्हें पता है ना, मतलब जब एक कार्बन में 2 OH है ना, तो इसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो सीधा, तो इसमें एल्डिहाइड बनेगा और इसमें क्या बनेगा? कीटोन। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट स्टेबल? क्या बताना है अपन को? लिस्ट स्टेबल बताना है। इसमें अगर हम बात करें सब में, पहले देखना पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड 2 है। पाई बॉन्ड सब में कितने हैं बताओ? 2 है। इसमें लास्ट वाले में क्या है? नेगेटिव चार्ज O और O पे है। नेगेटिव चार्ज किस पे बताओ? O एंड O पे, है ना। O पे, अच्छी बात है। फिर बात करते हैं, सेम चार्ज ज्यादा पास में नहीं होने चाहिए, तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बताओ? पास में। इतने पास में चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव कहीं नहीं है, बाकी चीज तो सब सेम है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जितना पास में होगा मॉलिक्यूल, उतना ही क्या होगा बताओ? अनस्टेबल। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा? लिस्ट स्टेबल। क्या होगा? लिस्ट स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो दे रखा है टू केमिकल रिएक्शन A and B if difference between their activation energy is 20 joule at 300 Kelvin, determine ln K2 by K1। ln K2 by K1, अब अपन को पता है ln K2 by K1 क्या हो जाएगा? सीधा सा फॉर्मूला होता है ना, E2 माइनस E1 माइनस E2 डिवाइड बाई TR। अरे यही है ना, K1 का वैल्यू लिख दे। K1 इक्वल्स टू क्या होता है? A e⁻E अपॉन RT, है ना। और K2 क्या हो जाएगा? K2 K2 क्या हो जाएगा? A e⁻E2 बाई डिवाइड बाई RT।
दोनों का रेशियो ले लो, ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा ये सीधा, एल एन ले लो फिर, है ना। तो यहां से अगर अपन बात करें अगले ने, एल एन के2/k1 की वैल्यू बतानी है। डिफरेंस कितना दे रखा है 20, किलो जूल में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, आर का वैल्यू कितना लो 8.314, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.032, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 8, कितना 8। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 10 mole O2 heated at constant volume from this to this, the change in internal energy। किसमें बताना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज बताना है। सीपी की वैल्यू दे रखी है तो सीवी की वैल्यू निकालेंगे, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या होता है आर, है ना। तो सीवी क्या आ जाएगा यहाँ से, आर का वैल्यू 2 रख लो, तो सीवी सीधा सा आ जाएगा 5, है ना। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है एन सीवी डेल्टा टी, क्या होता है एन सीवी डेल्टा टी। मोल कितना दे रखा है बताओ 10 मोल, कितना 10, सीवी 5 है और डेल्टा टी कितना है 10, कितना वैल्यू आ जाएगा सीधा सीधा 500 किलो कैलोरी, 500 केल्विन। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच एंड कंडक्टेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एच एक्स आर दिस एंड दिस। पीएच एंड कंडक्टेंस दे रखा है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन सेल हैविंग लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है ना अपन को। तो अपन को पता है पीएच दे रखा है, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस की कंसेंट्रेशन बराबर क्या होगा सी अल्फा, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू इसका अल्फा। ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें अल्फा क्या होगा, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट, यही होगा ना। ठीक है। लेमडा एम क्या होगा, इसको जानते हैं अपन 1000 के अपॉन सी, दैट इज कंसेंट्रेशन, एच एक्स की कंसेंट्रेशन। अब रही बात के की, के क्या होगा, के जानते हो ना, कंडक्टेंस। के क्या होगा कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट 15 डिवाइड बाई एरिया, हो गया क्या तुम्हारे पास। ठीक है। डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन, किसकी कंसेंट्रेशन बताओ एच एक्स की कंसेंट्रेशन। ठीक है। अब इन सब वैल्यूज को पुट कर दो, लेमडा एम को यहां पुट कर दो, कहां पे, लेमडा एम को इसमें पुट कर दो, और इसको अल्फा को इसमें पुट कर दो, ये सुनो, मतलब सी ऑफ एच एक्स, वो कंसेंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁻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 सी ऑफ एच एक्स कंसेंट्रेशन, एच एक्स की कंसेंट्रेशन, लेमडा एम कितना दे रखा है 1000 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ एच एक्स, है ना, डिवाइड बाई लेमडा एम इन्फिनिटी। यहां से लेमडा एम इन्फिनिटी कितना आ जाएगा बताओ तुम, जब तुम सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कन्वर्ट कर लेना, मतलब पहले सेंटीमीटर में आएगा, पहले सेंटीमीटर में आएगा, ये क्या आएगा 6000 साइमन 6 सेंटीमीटर आएगा 6000 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेंजीन प्लस H2SO4 क्या दे देगा एनिलीन। इसको अपन SnHCl के साथ डालेंगे, किसके SN/HCl के साथ, तो क्या बना देगा ये एनिलीन। ठीक है।
फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, CH3, सी डब्ल्यू बॉन्ड हो, Cl, ये लोन पेयर इस पर अटैक मारेगा और क्लोरीन लीव कर जाएगा, है ना, एजोटाइजेशन हो गया। क्या हो गया बच्चा, बताओ बच्चों, एजोटाइजेशन, एसिटेनिलाइड बन गया, इसको बोलते हैं एसिटेनिलाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, फिर से HNO3 और H2SO4 के साथ नाइट्रेशन करा देगा, पैरा पे होगा नाइट्रेशन। ग्रुप कहाँ जुड़ेगा बताओ, पैरा पे। फिर से हाइड्रोलिसिस करवा दिया, फिर से हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो ये ऊपर वाला ग्रुप चला जाएगा, OH- H2, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इधर H और इधर OH, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा।